तो एमएफए का रिवीन लेक्चर डे 2 है। हमारा जो आज का एजेंडा है उसमें सबसे पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल के टॉपिक पे बात होगी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कॉस्ट ऑफ फाइनेंस। हाँ जी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कॉस्ट ऑफ फाइनेंस। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये बात की थी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है। तो बेटा किसी भी कंपनी के जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो कंपनी को पैसा देते हैं, ये उनका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द required rate of return of all financiers of company according to risk they face या feel in a company। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल किसी भी कंपनी को पैसा देने वाले इन्वेस्टर्स का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। और ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न रिस्क पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा रिस्क होगा किसी इन्वेस्टर का, उतना उसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी ज्यादा होगा। जितना रिस्क होगा उतना ज्यादा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी होगा। अच्छा, अब ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ये हम क्यों निकालते हैं, इसकी क्या जरूरत है। इसका पूरा नाम होता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये क्यों निकाली जाती है? एक तो मकसद हमें पहले ही पता है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल को यूज करके आप अपने प्रोजेक्ट की एनपीवी निकालते हैं। प्रोजेक्ट की एनपीवी निकालते हैं। किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट की एनपीवी निकालते हैं। दूसरा इसका यूज जो होता है वो फाइनेंसिंग डिसीजन होता है कि अगर कंपनी कोई भी नया प्रोजेक्ट करने के लिए फंड्स इकट्ठे करना चाह रही है, तो कंपनी को फंड्स कहाँ से लेने चाहिए? ऑर्डिनरी शेयर से लेने चाहिए, डेट से लेने चाहिए, प्रेफरेंस शेयर से लेने चाहिए। तो कंपनी इसको कहते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। तो कंपनी ने उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जहां पर कंपनी की जो वैग है वो लोएस्ट हो। कंपनी क्या करती है, वो फाइनेंसिंग ऑप्शन सिलेक्ट करती है जिसके नतीजे में कंपनी की वैग जो है वो कम से कम है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जितनी कम हो उतना अच्छा होता है कंपनी के लिए। तो ये फाइनेंसिंग डिसीजन में भी इस्तेमाल होती है। फिर ये सीए फाइनल में जाकर आप पढ़ेंगे, मर्जर एक्विजिशन में भी यूज होती है। मर्जर एक्विजिशन में हमारे लिए फिलहाल अभी ये दो मकासद हैं, बाकी नहीं और भी हैं। फिलहाल अभी हम इन दो मकासद के लिए, जो पहला वाला है वो कर चुके हैं हम। आज हम ये करेंगे, फाइनेंसिंग डिसीजन के लिए वैक को कैसे यूज करना है। जी, तो
अगर आपने वैक या कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बेस पे फाइनेंसिंग डिसीजन लेना है तो आपको सबसे पहले वैक कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जी, बल्कि उसकी कैलकुलेशन से पहले कितनी तरह की वैक होती है। 4 तरह की टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है, हमें 2 तरह की आती है सिर्फ। कॉस्ट ऑफ कैपिटल की टोटल 4 टाइप्स हैं। एक को कहते हैं एग्जिस्टिंग वैक, जिसमें कंपनी के एग्जिस्टिंग डेट्स, एग्जिस्टिंग शेयर्स, डेट्स वगैरह लिए जाएंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए। फिर एक होती है रिवाइज्ड वैक। हाँ जी, रिवाइज्ड वैक क्या होती है? कंपनी कोई नया लोन ले ले या पुराने लोन में से कोई लोन वापस कर दे, नया लोन लेने के बाद या पुराना लोन वापस करने के बाद, नए शेयर इशू करने के बाद जो वैक निकाली जाएगी उसको कहा जाएगा रिवाइज्ड वैक। रिवाइज्ड वैक में एग्जिस्टिंग डाटा भी होता है प्लस कुछ न्यू डाटा भी आता है, ज्यादातर नए ऑर्डिनरी शेयर्स या नया डेट। ठीक है, ये रिवाइज्ड वैक होती है और हमने इससे डिसीजन लेना होता है। रिवाइज्ड वैक कम से कम होनी चाहिए। फिर दो और वैक हैं, एक को कहते हैं कंबाइंड वैक। ये इस्तेमाल होती है मर्जर एक्विजिशन में, आपके सिलेबस में नहीं है। फिर एक है रिस्क एडजस्टेड वैक, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है। तो जो नहीं है उसको छोड़ दें बस। आप समझे, 2 तरह की वैक है, एग्जिस्टिंग वैक और रिवाइज्ड वैक। एग्जिस्टिंग वैक में सारा कंपनी का एग्जिस्टिंग डाटा यूज होगा। रिवाइज्ड वैक में एग्जिस्टिंग डाटा प्लस कुछ न्यू डाटा यूज होगा जो वो बता दे। तो जब भी आपने वैक कैलकुलेट करनी है, एग्जिस्टिंग या रिवाइज, बेटा, जब भी आपने एग्जिस्टिंग या रिवाइज्ड वैक कैलकुलेट करनी है तो वैक की कैलकुलेशन में ये फॉर्मेट यूज होगा। हाँ जी, वैक को कैलकुलेट करने का ये फॉर्मेट है। जितने मर्जी क्वेश्चन आप कर लें सब में ये फॉर्मेट फिट होता है। जी बच्चे, करंट वैक निकालनी हो या रिवाइज्ड वैक निकालनी हो बेटा, सब में ये फॉर्मेट यूज यही होता है। फर्क सिर्फ ये होगा, एग्जिस्टिंग या करंट वैक में सारा एग्जिस्टिंग डाटा होगा, रिवाइज्ड वैक में न्यू डाटा होगा। ये हमारे सिलेबस में है ही नहीं दोनों। अच्छा जी, तो सबसे पहले आपने कंपनी के सोर्सेज लिखने हैं कि कंपनी कहाँ से पैसा लेती है या ले रही है। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, सबसे पहले कंपनी के सोर्सेज ऑफ फाइनेंस लिखने हैं। तो किसी भी कंपनी के सोर्सेज में सबसे पहला सोर्स होता है ऑर्डिनरी शेयर से पैसा लेती है कंपनी। दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर्स। एक होते हैं इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ना बताया जाए तो ज्यादातर इररिडीमेबल ही होंगे। और एक होते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो बल्कि प्रेफरेंस शेयर्स ही कर लें, रिडीमेबल और इररिडीमेबल। दूसरा सोर्स होता है प्रेफरेंस शेयर्स।
उसमें होते हैं इररिडीमेबल। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो प्रेफरेंस शेयर होते हैं जिनकी असल अमाउंट कंपनी वापस नहीं करती वाइंडिंग अप तक। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं जिनकी असल अमाउंट कंपनी वापस कर देती है वाइंड अप होने से पहले पहले इन्वेस्टर को। तो ऑर्डिनरी शेयर्स, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स, और आखिर में लॉन्ग टर्म डेट्स। जी बताएं जी बेटा, लॉन्ग टर्म डेट्स में कौन कौन से डेट्स आएंगे? ये सारे सोर्सेज हैं जो आपको किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट से मिलेंगे, उसकी लाइबिलिटी साइड से। हाँ जी, आपने ये कॉपी कर लेने टेबल फॉर्म में। मैं टेबल फॉर्म में करवाता हूँ। जी कोई बच्चा बताए लॉन्ग टर्म डेट्स में क्या क्या आता है बच्चों? लॉन्ग टर्म डेट्स में, लॉन्ग टर्म डेट्स में मैसेज करें और बताएं, शाबाश। हाँ जी, शाबाश। रिडीमेबल डिबेंचर्स, उसके बाद इररिडीमेबल डिबेंचर्स। जी गुड। डिबेंचर्स को ही बॉन्ड्स भी कहते हैं। हाँ जी बिल्कुल। डिबेंचर्स का ही दूसरा नाम अमेरिकन किताबों में बॉन्ड्स होता है। और बेटा, और जी, और बचे, और कोई डेट बताएं। कंपनी और कोई डेट लेती हो? बैंक लोन, जी बिल्कुल, शाबाश। बैंक लोन। ये बात आपको पता होनी चाहिए, दो तरह के मेन डेट्स होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। और लॉन्ग टर्म में दो तरह के मेन होते हैं। एक होता है बैंक लोन, इसी को नॉन ट्रेडेड डेट भी कहते हैं, क्योंकि ये बाजार में बिकता नहीं। ये नहीं है कि कंपनी लोन लेने के बाद बाद में किसी को बेच देगी, या बैंक किसी को बेच देगा आगे से लोन की अमाउंट। ये नॉन ट्रेडेड होता है। उसके बाद सारे डिबेंचर्स हैं, बॉन्ड्स भी कहते हैं उन्हें, डिबेंचर्स। बैंक लोन के बाद बाकी सारे डिबेंचर्स हैं। तो उसमें पहला है इररिडीमेबल डिबेंचर्स या बॉन्ड्स। रिडीमेबल बॉन्ड्स, जीरो कूपन बॉन्ड्स रिडीमेबल की टाइप है, जीरो कूपन। और कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, कन्वर्टेबल भी हो सकते हैं जीरो कूपन। तो ये रिडीमेबल की शक्लें ही आगे से दो, जीरो कूपन या कन्वर्टेबल, ये रिडीमेबल में से निकली हुई है। जी जनाब। तो ये मैक्सिमम डेट्स हैं, किसी एक क्वेश्चन में ये सब नहीं होते। तो आपने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के ये तय करना होता है कि हमारे इस क्वेश्चन में ऑर्डिनरी शेयर्स के अलावा प्रेफरेंस शेयर्स की कौन सी टाइप है, और डेट्स कौन कौन से हैं। हर डेट को सेपरेटली लिखना है, सबको मिक्सअप नहीं करना, हर डेट को सेपरेटली लिखना है। फिर आपने इनकी टोटल मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करके लिखनी है। हाँ जी, अब्दुल रहमान कहते हैं सर जी इररिडीमेबल बॉन्ड में और शेयर में क्या डिफरेंस है? बेटा, जो बॉन्ड लेता है बंदा वो कंपनी को कर्जा दे रहा है, और जो कंपनी को पैसे देकर शेयर्स लेता है वो कंपनी का मालिक होता है। तो याद रखें, कंपनी ने पैसा लेना है, और कंपनी ने पैसा अगर किसी से लेकर उसको मालिक बनाना है तो वो कागज का टुकड़ा शेयर कहलाता है। मिस्टर ए को या बी को, जो भी है, सी डी जो भी, अगर कंपनी ने पैसा लेना है मिस्टर एक्स वाई जी से,
पैसा लेने के बाद अगर उसको अपना क्रेडिटर बनाना है, लोन के तौर पे काउंट करना है और उसे कहना है तुम्हें पैसे वापस दे देंगे या तुम्हें सूद देंगे, मुनाफे में से सूद देंगे, बस और कुछ नहीं देंगे, तो ये आपके बॉन्ड्स होते हैं। तो बॉन्ड्स के जरिए पैसे जो कंपनी लेती है वो कंपनी का कर्जा है, और जो शेयर्स के जरिए पैसा कंपनी लेती है वो कैपिटल है। ठीक है बच्चे, पता लग गया है? दोनों की डबल एंट्री में भी फर्क होता है। जब कंपनी शेयर से पैसा लेगी तो उसकी एंट्री बनेगी कैश डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट, या बैंक डेबिट और शेयर कैपिटल। लेकिन जब लो बॉन्ड्स इशू करेगी कंपनी, बॉन्ड के जरिए पैसा लेगी, तो बैंक डेबिट और बॉन्ड्स क्रेडिट जस्ट लाइक अ लोन। तो बेटा दोनों में फर्क है। इररिडीमेबल बॉन्ड्स और इररिडीमेबल शेयर्स में एक बात तो कॉमन है कि दोनों इररिडीमेबल है, यानी वापस नहीं होने, लेकिन दोनों का लीगल स्टेटस डिफरेंट है। एक मालिक है, दूसरा मालिक नहीं है। अच्छा चलें, तो आपने सबसे पहले ये सोर्सेज लिखने हैं, उसके बाद आपने इनकी मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करनी है टोटल। इनकी टोटल मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करनी है हर सोर्स की, हर एक की मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जैसे ऑर्डिनरी शेयर की मार्केट वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, तो उसने आपको मार्केट वैल्यू पर शेयर दी होगी स्टॉक एक्सचेंज की, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। ऐसे ही बाकियों की भी कैलकुलेट होगी। बस इसकी मार्केट वैल्यू पर शेयर दी होगी प्रेफरेंस शेयर की, इनटू नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। सबका तरीका एक ही है। ये भी रिडीमेबल वाले भी हैं तो मार्केट वैल्यू रुपीस में होगी ये। नंबर ऑफ शेयर्स बैलेंस शीट से मिलते हैं, यानी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से। बैंक लोन की मार्केट वैल्यू नहीं होती, इसकी जो बैलेंस शीट की वैल्यू है उसी को मार्केट वैल्यू एज्यूम करना है, क्योंकि ये बाजार में ट्रेड नहीं होता। जो इसकी बैलेंस शीट की वैल्यू है वही मार्केट वैल्यू एज्यूम होगी। ठीक है बच्चे, क्या मेरी बात समझ आ रही है? बैंक लोन की मार्केट वैल्यू नहीं होती, उसकी जो बैलेंस शीट में वैल्यू दी होगी वो ही उसकी मार्केट वैल्यू की जगह लिखी जाएगी। तो ये जो असल कॉलम है, ये टोटल मार्केट वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। हर एक की टोटल मार्केट वैल्यू रुपीस मिलियन में निकालनी है जी। इसकी मार्केट वैल्यू ऑर्डिनरी शेयर्स की ई कहलाती है। इसकी टोटल मार्केट वैल्यू को प्रेफरेंस शेयर की मार्केट वैल्यू पी कह देते हैं, ना भी नोटेशंस दें। मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, ये सारी डेट की मार्केट वैल्यू है, डी। अच्छा, इनकी कैसे निकालनी है बॉन्ड्स की? इन सब की एक तरह से मार्केट वैल्यू पर डिबेंचर या पर बॉन्ड गिवन होगी, और बैलेंस शीट से नंबर ऑफ बॉन्ड्स उठा लेंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड्स या नंबर ऑफ डिबेंचर्स, तो मार्केट वैल्यू गिवन होगी। ले जी, ये सेम आएगी। डू, एक ही तरीका है। अब कई बच्चे पूछते हैं कि अगर सर इनमें से मार्केट वैल्यू किसी एक चीज की ना दी हो, ये जो आप यहाँ पे लिख रहे हैं, मार्केट वैल्यू अगर ना दी हो तो क्या ये निकाली भी जा सकती है? जी, बहुत कम निकलवाता है, लेकिन निकलवा सकता है। ज्यादातर आपको मार्केट वैल्यू दी होगी या डाटा दिया होगा जिससे बड़े आराम से निकल आती है। डेट्स की मार्केट वैल्यू, हर डेट की मार्केट वैल्यू अलग अलग निकालनी है और इन सबको ऐड अप कर लेना है, तो टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी आ जाएगी।
इसको कहते हैं टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी। अगर आपसे कभी पूछ लेना बताओ मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी क्या है, तो आपने इन सबको एडअप कर लेना है। यहां तक किसी को बात समझ ना आई हो। तो पहले कॉलम में सोर्सेज कॉपी करने हैं, दूसरा कॉलम मेन ये है, ये तो बस उसको कंप्यूट करने के लिए है। दूसरा मेन कॉलम टोटल मार्केट वैल्यू। तीसरा कॉलम जो है उसमें हर एक की कॉस्ट कैलकुलेट करके लिखनी है, उसको कहते हैं इंडिविजुअल या स्पेसिफिक कॉस्ट, परसेंटेज में निकाल के लिखनी है। स्पेसिफिक कॉस्ट, ऑर्डिनरी शेयर की कॉस्ट को कहते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये निकाल के लिखनी है। प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट को कहते हैं केपी। बैंक लोन की और बाकी सब कॉस्ट को कहते हैं कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स, ये सेम कहलाती है। मतलब रकम सेम नहीं होगी, लेकिन नाम सेम है, कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स। तो ये वर्किंग करके आएगी, ये दी नहीं होगी कॉस्ट। असल चीज ये मेन कॉलम फिल करना है, मेन कॉलम ये फिल करना है। हाँ जी। इसके बाद आगे चलें। नेक्स्ट, जब आप ये स्पेसिफिक कॉस्ट निकाल लेंगे तो आखिरी कॉलम के ऊपर हेडिंग होती है ओवरऑल कॉस्ट। अब ये मैंने इतना लेंथी टेबल बनाया है, इतना लेंथी आता नहीं आपको, तो इतनी चीजें आनी नहीं। एक ऑर्डनरी शेयर होता है और एक बैंक लोन होता है एग्जिस्टिंग डेटे में, बस। बाकी एक और ऐड हो जाता है रिवाइज्ड बैक में, बस। मैंने तो मैक्सिमम चीजें बता दी हैं ताकि आपको पता चल जाए कि मैक्सिमम क्या आ सकता है टेबल में। आखिरी कॉलम होता है उसको कहते हैं ओवरऑल कॉस्ट। हाँ जी। वो कैसे आएगी? ये जो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी होती है ना, इसको इस टोटल मार्केट वैल्यू पे डिवाइड करके एक रेशियो बना लेते हैं या वेट। तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी लेके इसको इनटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो ये एक आंसर आ जाएगा। ये परसेंटेज में होती है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। हाँ जी। इसी तरह ये मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर लेकर हर एक की अपनी मार्केट वैल्यू लेनी है और नीचे टोटल मार्केट वैल्यू रखनी है, तो ये एक वेट, ये रेशियो बन जाएगी इनटू केपी। ये आंसर आते जाएंगे परसेंटेजेस में। इसी तरह मार्केट वैल्यू ऑफ डेट डिवाइडेड बाय टोटल मार्केट वैल्यू, ये नीचे टोटल मार्केट वैल्यू, ये वेट बन जाएगा इनटू कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स। ये आफ्टर टैक्स को कहते हैं 1 - टी। तो ये आंसर आते जाएंगे। इन सब आंसर्स को बाद में ऐड अप कर देना है, इन सबको परसेंटेजेस को। तो ये आपकी कंपनी की वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगी। लें जी, ये मेन स्ट्रक्चर है वैक का, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का ये मेन स्ट्रक्चर है। यहां तक किसी का कोई सवाल हो बच्चे? यहां तक किसी का कोई सवाल हो? बगैर क्वेश्चन किए हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया है। जी बच्चे, किसी को कोई प्रॉब्लम हो इसमें, जितने मर्जी सवाल कर लें, ये फॉर्मेट आगे पीछे नहीं हिलना। असल गेम आपको जो खेलनी है वो ये खेलनी है कि ये कैसे निकलेगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स, ये मेन चीज है। तो वो नीचे वर्किंग करके लाएंगे, वर्किंग। तो मैं अब वो वर्किंग डिस्कस करने लगा हूं। हाँ जी।
ऑर्डिनरी शेयर्स में ऑर्डिनरी शेयर्स में टोटल 4 मेथड्स हैं या 4 मॉडल्स हैं ऑर्डिनरी शेयर्स में। पहले का नाम है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, कैपम। दूसरे का नाम है डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल, नो ग्रोथ, नो ग्रोथ। डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल विद कांस्टेंट ग्रोथ, और डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल विद वेरिएबल ग्रोथ इन डिविडेंड। ये 4 मेथड्स हैं जी ऑर्डिनरी शेयर्स के सामने ये। अब सुन ले गौर से, इनमें से कौन सा मेथड है जो मार्केट वैल्यू निकालता है, कौन सा मेथड है जो केई निकालता है। तो अब ये फ्लो चार्ट जिसको समझ आ जाएगा उसकी जिंदगी आसान है। जो कैपम का मॉडल है ना, कैपम का मॉडल, इधर मैं पहले लिख देता हूं मार्केट वैल्यू पर शेयर, अगर ना दी हो तो कैपम के मॉडल से मार्केट वैल्यू नहीं निकलती। कैपम के मॉडल से हमेशा कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकलनी है। ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का मॉडल है, और इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू रिस्क फ्री रेट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का रिस्क फ्री रेट, इक्विटी बीटा कंपनी का रिस्क शो करता है, आर एम माइनस आर एफ। आर एम कहते हैं स्टॉक मार्केट का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, माइनस आर एफ, तो इस ब्रैकेट का नाम होता है रिस्क प्रीमियम। आर एम माइनस आर एफ को बोलते हैं रिस्क प्रीमियम। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए कैपम का मॉडल प्रेफरेबल है, बल्कि सबसे फेमस मॉडल ही ये है। अब इसका डेटा जो होगा उसमें रिस्क फ्री रेट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का जो रेट ऑफ रिटर्न है वो दिया होगा, बीटा कंपनी का रिस्क शो करता है दिया होगा, इक्विटी बीटा इसका पूरा नाम है। आर एम स्टॉक मार्केट का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न होता है, आर एम माइनस आर एफ करके दिया होगा तो फिर रिस्क प्रीमियम है। डिविडेंड मॉडल असल में मार्केट वैल्यू निकालने का मेथड है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का मेथड है ही नहीं ये। इससे शेयर की मार्केट वैल्यू निकाली जा सकती है। इसका ये फॉर्मूला पड़ा होगा, डिविडेंड डिवाइडेड बाय केई, और ये केई कैपम से आती है। ये फॉर्मूला असल में इसका, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपम वाली, तो ये मार्केट वैल्यू आ जाएगी। हाँ, इस फॉर्मूले को रीअरेंज करके हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल सकते हैं। अगर हमें मार्केट वैल्यू दी हो तो फॉर्मूला रीअरेंज होके तो हो सकता है सॉल्व, लेकिन प्राइमरीली ये फॉर्मूला, डिविडेंड मॉडल बेटा प्राइमरीली मार्केट वैल्यू निकालने का मेथड है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का नहीं। क्या मेरी बात समझ आ रही है? जब भी कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी हो तो आपको प्राइमरीली कैपम को ढूंढ रहे हैं, कैपम का डेटा नहीं होगा देन मजबूरी में हम डिविडेंड मॉडल लगाएंगे। और डिविडेंड मॉडल नो ग्रोथ जो है ना, ये कमजोर मॉडल है, इससे बेहतर मॉडल है विद ग्रोथ, कांस्टेंट ग्रोथ, बल्कि उससे भी बेहतर है वेरिएबल ग्रोथ वाला। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा जो रियलिस्टिक है वो ये वाला है कि डिविडेंड कांस्टेंट नहीं रहता, फ्यूचर में चेंज होता रहता है, कभी कंपनी डिविडेंड कम करती है कभी ज्यादा। तो मैंने आपको ये इसलिए इस तरह लिख दिया ताकि आपको ये याद रहे कि कैपम के मॉडल से केई निकलती है, डिविडेंड मॉडल से केई नहीं निकलती, प्राइमरीली मार्केट वैल्यू निकलती है, वो अलहदा बात है। फॉर्मूले को रीअरेंज किया जा सकता है। आगे चले।
क्या ये बात आपको पहले पता थी जुआनो? किस किस को पता थी? नहीं पता थी? नहीं यार, ये आई क्या आपने बताई हुई है अपनी किताब में। सब टीचर बताते हैं। सब टीचर बताते हैं। अच्छा, तो डिविडेंड मॉडल से मार्केट वैल्यू पर शेयर आती है। मार्केट वैल्यू पर शेयर अगर ये ना दी हो, ये वाली मार्केट वैल्यू जो मैं लिख रहा था ना, अगर ना दी हो तो। अच्छा, डिविडेंड मॉडल का ही एक और वर्जन है जिसको कहते हैं डिविडेंड मॉडल विद कांस्टेंट ग्रोथ, उससे भी मार्केट वैल्यू ही आती है। हाँ जी, उसका फॉर्मूला है मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू डिविडेंड आफ्टर 1 ईयर, D1 डिवाइडेड बाय KE माइनस डिविडेंड का ग्रोथ रेट। ये D1 का मतलब होता है डिविडेंड आफ्टर 1 ईयर, आज का डिविडेंड नहीं, आज से 1 साल बाद का डिविडेंड, D1। तो अगर इसी फॉर्मूले को रीअरेंज करें तो रीअरेंज करके ये वाला भी इस्तेमाल हो सकता है KE में, लेकिन मजबूरी में इस्तेमाल करेंगे। पहला मेथड कैपम ही है प्रेफरेबल। अगर कैपम का डेटा आई कैप ने ना दिया, देन आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, मार्केट वैल्यू प्लस जी। ये फॉर्मूला रीअरेंज करके बनेगा। अच्छा, मार्केट वैल्यू जो है ना, इसके साथ छोटा सा लिखा जाता है एक्सक्लूडिंग डिविडेंड। एक्स डिव का लफ्ज होता है बार बार। तो ये मार्केट वैल्यू एक्सक्लूडिंग डिविडेंड लेनी है, इंक्लूडिंग डिविडेंड नहीं। इंक्लूडिंग डिविडेंड को कहते हैं कम डिव। एक्स डिव लेनी है, एक्सक्लूडिंग डिविडेंड। अच्छा जी, ये जो तीसरा मेथड है ये सिर्फ मार्केट वैल्यू ही निकालता है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी निकल सकती है इसमें, लेकिन वो हमारे स्कोप में नहीं है। तो इसमें अगर आपने मार्केट वैल्यू निकालनी है तो आपको हर साल का डिविडेंड अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, फ्यूचर डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। एक दफा आया हुआ है ये, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी के रेट पे। इसमें ये नहीं है, नॉट एप्लीकेबल, हमारे स्कोप में नहीं है। ये नहीं कह रहे कि आ नहीं सकती, लेकिन ये स्कोप में नहीं है। ले जी, तो ये आप देख रहे हैं, ये फ्लो चार्ट बनता है। ऑर्डनरी शेयर्स के थ्रू चार मेथड हैं, कैपम से केई निकालते हैं, मार्केट वैल्यू नहीं। डिविडेंड के जितने मॉडल हैं उनसे मार्केट वैल्यू निकलती है प्राइमरली, लेकिन अगर कैपम अप्लाई नहीं हो पा रहा, सवाल में डाटा नहीं है, तो मजबूरन डिविडेंड के मॉडल्स में केई जब निकालनी है तो नो ग्रोथ से बेहतर विद ग्रोथ है, विद ग्रोथ से बेहतर वेरिएबल ग्रोथ है, लेकिन वो वेरिएबल वाले से केई नहीं निकलती। हमने यहाँ केई पुट करनी है ये ऊपर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ज्यादातर मार्केट वैल्यू गिवन होगी। ले जी, ये मुकम्मल हो गया है। ऑर्डिनरी शेयर्स मुकम्मल हो गया है। अब सवाल पैदा होता है प्रेफरेंस शेयर्स का। अगली बात है प्रेफरेंस शेयर्स की। ऑर्डिनरी शेयर्स की डिस्कशन मुकम्मल हो गई। इसकी प्रैक्टिस अभी मैं एक सवाल दिया हुआ था उस पर ड्राइव पे रखा हुआ था, मैंने आपसे कहा था कीजिएगा, तो मैं उसको कॉपी करवा देता हूँ। किसी ने किया है वैसे वो क्वेश्चन ड्राइव पे जो मैंने रखा हुआ है? मैंने कहा था मैं रख दूंगा गूगल ड्राइव पे। किसी ने ट्राई किया बच्चों? कि मिला ही नहीं? हाँ जी, मेरा ख्याल है किसी ने कोशिश नहीं की। वो कहते हैं सर करवा दें, ये सर पता था, पता था ना? अच्छा नहीं, सर करवा दें, नहीं नहीं वो तो मैं करवा ही दूंगा। बेटे मैं तो करवा दूंगा, लेकिन पेपर तो आपने देना है बच्चों। अगर मैंने ही सब कुछ करवाना है तो आप किस मर्ज की दुआ है। अच्छा, ऑर्डिनरी शेयर के बाद है प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स
जी बेटा। इसमें एक होता है इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ऑर्डिनरी शेयर में तो टाइप्स नहीं थे ना, मॉडल्स थे। इसमें अब आगे टाइप्स हैं तो टाइप्स को सामने रखेंगे। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिनकी असल अमाउंट कंपनी वापस नहीं करती जब तक वाइंड अप ना हो। और रिडीमेबल साइलेंट हो तो यही माने जाते हैं इररिडीमेबल। आई कैप अगर साइलेंट हो तो रिडीमेबल माने जाते हैं जी। तो बेटा इसमें इसमें भी डिविडेंड मॉडल ही लगता है, नो ग्रोथ। इसमें डिविडेंड मॉडल यही लगता है, लेकिन बस उसमें ऑर्डिनरी डिविडेंड लेते हैं, इसमें प्रेफरेंस डिविडेंड। तो अगर आपने मार्केट वैल्यू पर शेयर निकालनी है प्रेफरेंस शेयर की, तो डी डिवाइडेड बाय के पी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। और अगर आपने कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकालनी है तो इसी फॉर्मूले को रीअरेंज कर लेंगे। वही ऑर्डिनरी डिविडेंड में के ही होता है, इसमें के पी है कॉस्ट। तो अगर आपने कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकालनी है जो कि हमें चाहिए के पी, तो वो ऐसे निकलेगी, इसी फॉर्मूले को रीअरेंज करके। डिविडेंड मॉडल विद नो ग्रोथ। ये मार्केट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है, ये भी डिविडेंड मॉडल। रीअरेंज इसमें कैपम नहीं होता, इसमें डिविडेंड मॉडल ही चलता है, आगे भी डिविडेंड मॉडल ही चलना है जगह जगह। ले जी, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर में ये है। हाँ जी। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, उन्होंने क्या है, अगर एग्जामिनर क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू दे देता है तो हम क्या ज्यूम करेंगे कि वो कम डिव है या एक्स डिव है। हाँ जी, मार्केट वैल्यू बाय डिफॉल्ट एक्स डिव होती है। ये नोट याद रख लें, ये बात याद रखें। मार्केट वैल्यू साइलेंट हो, अगर साइलेंट हो तो मार्केट वैल्यू एक्स डिव होती है। ठीक है, या किन हालात में एक्स डिव होती है वो सारे लिख देता हूं। तो मार्केट वैल्यू एक्स डिव कब कब होती है, जब एग्जामिनर साइलेंट हो, जब उसने लिखा हो डिविडेंड अनाउंस्ड एंड पेड। रीसेंट ईयर एंड का डिविडेंड अनाउंस्ड एंड जस्ट पेड। साइलेंट हो या ये लिखा हो तो मार्केट वैल्यू एक्स डिव होती है। मार्केट वैल्यू कम डिव कब होती है, ये आपने सवाल पूछ लिया इसलिए मैं यहां रुक गया हूं, वो वहीं छोड़ दिया है। मार्केट वैल्यू कम डिव, कम डिव का मतलब होता है उसमें रीसेंट ईयर का डिविडेंड इंक्लूडेड है। तो मार्केट वैल्यू कम डिव कब होती है, जब कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किए लेकिन अभी तक इन्वेस्टर को मिला नहीं। तो डिविडेंड अनाउंस्ड लिखा हो क्वेश्चन में, रीसेंट डिविडेंड इज जस्ट अनाउंस्ड, पेड ना लिखा हो। रीसेंट ईयर एंड का डिविडेंड
इज जस्ट अनाउंस्ड बट नॉट पेड। अनाउंस हुआ है लेकिन अभी तक कंपनी की तरफ से पे नहीं हुआ लोगों को कैश में, या खाली अनाउंस्ड ही लिखा हो। ये तो क्लियर लिख दिया ना, अनाउंस्ड बट नॉट पेड। अगर खाली अनाउंस्ड लिखा हुआ है तब भी यही है। हाँ जी। हाँ जी, वो कहते हैं कम डिव को एक्स डिव में कन्वर्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जस्ट अनाउंस्ड। या एक तीसरा लफ्ज होता है रीसेंट ईयर एंड डिविडेंड। रीसेंट ईयर के डिविडेंड को डी नोट से रेफर करते हैं, D0। रीसेंट ईयर डिविडेंड इज अबाउट टू पे। अबाउट टू पे का मतलब है अभी नियर फ्यूचर में अदा होने वाला है, अब अदा हुआ नहीं। तो ये कम डिव है। हमने कम डिव मार्केट वैल्यू को एक्स डिव में कैसे कन्वर्ट करना है। हाँ जी, कम डिव मार्केट वैल्यू को एक्स डिव में कैसे कन्वर्ट करना है। तो साफ सी बात है, उसमें रीसेंट ईयर का डिविडेंड माइनस कर दें। तो मार्केट वैल्यू अगर एक्स डिव निकालना चाहते हैं आप कम डिव की मदद से, तो जो मार्केट वैल्यू कम डिव दी हुई है क्वेश्चन में, उसमें से रीसेंट ईयर एंड का डिविडेंड माइनस कर दें। अगले साल का नहीं, रीसेंट ईयर एंड का, जिसको D0 कहते हैं, वो माइनस कर दें। तो एक्स डिव मार्केट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, पता लग गया जवानों। ये सब आपको याद होना चाहिए था। अच्छा चले, अगर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं। हाँ जी, अगर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हों, अगर कौन से शेयर्स हों, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हों, तो उनकी मार्केट वैल्यू कैसे निकालनी है। उसमें कोई मॉडल नहीं है। उसकी मार्केट वैल्यू कैसे निकालनी है। उसके लिए आपको मार्केट वैल्यू अगर निकालनी है एक्स डिव, तो इसमें भी पीवी ऑफ डिविडेंड्स लेंगे, फ्यूचर डिविडेंड्स, केपी रेट पे, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर पे। और अगर आपने केपी निकालनी हो, रिडीमेबल किसी भी चीज की रिडीमेबल की कॉस्ट निकालनी हो, तो आईआरआर ऑफ कैश फ्लो से आएगी। प्रेफरेंस शेयर्स के कैश फ्लोज की आईआरआर निकालनी है। कोई भी रिडीमेबल चीज होगी ना, तो उसमें आईआरआर से निकालेंगे रेट, कॉस्ट। रिडीमेबल, ऑर्डिनरी शेयर तो होते ही नहीं रिडीमेबल, इसलिए वहां ये आया ही नहीं था। जब भी रिडीमेबल कोई चीज आएगी तो आईआरआर, जैसे यहाँ पे देखें रिडीमेबल क्या क्या होता है। ये रिडीमेबल है, ये भी रिडीमेबल होता है, ये भी, सब में आईआरआर निकलेगी। ये भी रिडीमेबल है। जो जो रिडीमेबल चीज है ना, उसमें आईआरआर से कॉस्ट आती है, आईआरआर ऑफ कैश फ्लोस। अच्छा जी, प्रेफरेंस शेयर के बाद अगली चीज क्या है। तमाम लॉन्ग टर्म डेट्स। जी, तमाम लॉन्ग टर्म डेट्स। हाँ जी, लॉन्ग टर्म डेट्स। लॉन्ग टर्म डेट्स। तो सबसे पहले बैंक लोन। हाँ जी, इसकी मार्केट वैल्यू पर बॉन्ड नहीं निकाली जाती, बल्कि नॉट एप्लीकेबल, इसमें तो मार्केट वैल्यू होती नहीं, टोटलिटी में बैलेंस शीट की वैल्यू लेते हैं। हाँ जी, बैंक लोन की मार्केट वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर आपने बैंक लोन की कॉस्ट ऑफ डेट निकालनी है, कॉस्ट ऑफ डेट निकालनी है आफ्टर टैक्स, तो बैंक लोन की कॉस्ट ऑफ डेट निकालने का तरीका क्या होता है।
कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स निकालने का तरीका होता है इंटरेस्ट रेट जो भी बैंक लोन का है इंटू 1 - टी। टी क्या होता है? टैक्स रेट। ये फॉर्मूला है। बैंक लोन की कॉस्ट निकालने का तरीका क्या है? इंटरेस्ट रेट आफ्टर टैक्स। लें जी, आगे आ जाए। बैंक लोन के बाद अगर कोई भी चीज इररिडीमेबल है, कोई भी इररिडीमेबल डिबेंचर है या बॉन्ड है, तो उसकी मार्केट वैल्यू पर बॉन्ड कैसे आएगी? मार्केट वैल्यू पर बॉन्ड कैसे आएगी? तो उसमें आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट लेनी पड़ेगी एट केडी पे। सिंपल केडी, आफ्टर टैक्स नहीं, सिंपल केडी पे पीवी लेनी पड़ेगी। और अगर आपने, या बल्कि वो डिविडेंड मॉडल लगा दें, सॉरी इररिडीमेबल था, सॉरी सॉरी, डिविडेंड मॉडल की तरह यहाँ पे भी मार्केट वैल्यू निकालनी होगी। जब भी कोई चीज इररिडीमेबल है उसकी मार्केट वैल्यू के लिए फॉर्मूला लगेगा डी की जगह आई ओवर के डी। ये फॉर्मूला है। आई से मुराद है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय के डी। और अगर आपने कॉस्ट निकालनी है, के डी निकालनी है, तो आई ओवर मार्केट वैल्यू और आई के साथ इंटू 1 - टी लाजमी करना होता है। कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स, आई अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट के साथ 1 - टी। क्या होता है ये? जो कंपनी इंटरेस्ट एक्सपेंस देती है ना, उससे कंपनी का टैक्स बचता है। तो ये टैक्स की सेविंग के लिए काउंट फॉर कर रहे होते हैं 1 - टी। उसके बाद कोई भी रिडीमेबल चीज है, रिडीमेबल है या कन्वर्टेबल है, रिडीमेबल है या कन्वर्टेबल है या जीरो कूपन है, जो भी है, रिडीमेबल बॉन्ड है, उसमें मार्केट वैल्यू अगर निकालनी है तो इंटरेस्ट की पीवी निकालेंगे और रिडम्पशन वैल्यू की पीवी निकालेंगे। रिडीम कैसे होना है? या कन्वर्ट हो जाता है शेयर्स में। और कॉस्ट के लिए आईआरआर। किसी भी रिडीमेबल चीज की कॉस्ट निकालनी है तो आईआरआर ऑफ कैश फ्लोस आफ्टर टैक्स। ले जी, ये समरी है। इस समरी को अब हमने यूज करना है। पूरे टॉपिक की ये समरी है। इनकी ज्यादा जरूरत पड़नी है आपको, इसकी नहीं पड़नी, इसकी नहीं पड़नी, इसकी पड़नी है ज्यादा जरूरत। इधर आपको प्रेफरेंस शेयर में भी इसकी पड़नी है जरूरत ज्यादा। ऑर्डिनरी शेयर में आपको, हाँ, इसकी जरूरत कभी कभार पड़ती है। बाकी ये ज्यादा जरूरत पड़ेगी, ये जो मैंने सर्कल कर लिया ना, इनकी जरूरत ज्यादातर पड़ती है। ऑर्डिनरी शेयर में मार्केट वैल्यू नहीं देता कई दफा, बाकियों में सब चीजों की देता है मार्केट वैल्यू। तो ये मैंने लिख तो दिया, लेकिन इनकी जरूरत नहीं पड़नी आपको इतनी पेपर में। इसकी भी ऊपर जरूरत नहीं पड़नी, इसकी भी नहीं पड़नी। मेन आपने ये जो मैंने सर्कल किए ना, इनको याद करना है। मेन फॉर्मूले याद होने चाहिए।